जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ओनरशिप की बात करें तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचर है स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओरिजिन की बात करूं तो ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था बेस्ड ऑन द हिल्टन यंग कमीशन रिपोर्ट 1926 में जो आई थी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से कमीशन की रिपोर्ट पे ये जो आरबीआई है वो बेस्ड है। नेशनलाइजेशन की बात करूँ तो 1 जनवरी 1949 को। रीजनल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में। ठीक है, तो आरबीआई के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि 26 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डील करते हैं पॉलिसी और फंक्शनल एरियाज के साथ। तो यहाँ पर थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जैसे दे रखी है कि एक्ट कौन सा था। तो आरबीआई एक्ट 1934 था। तो मेन यहाँ से आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। ये नेशनलाइज हुआ था 1949 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सबसे पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और सबसे पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अभी के जो करंट गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। तो ये आपने याद रखना है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमारे पास आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्ट्रक्चर दे रखा है। सबसे अगर हम देखें तो टॉप पे होते हैं गवर्नर, ठीक है, और सबसे नीचे हैं सपोर्ट स्टाफ। तो आप इस हायरार्की को याद कर सकते हैं। ठीक है, आप गो थ्रू हो जाना, इसको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है, पर आपको पता होना ज़रूरी है कि हायरार्की ऐसे चलती है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई के बारे में। सबसे पहला जो फंक्शन आता है वो है मॉनेटरी अथॉरिटी के बारे में। मतलब जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। ठीक है, इंश्योर करना कि जो प्राइस है हमारी इकोनॉमी में वो स्टेबल रहे। ठीक है, दूसरा आता है इशूअर ऑफ करेंसी। तो करेंसी नोट्स को इशू करना। ठीक है, तो वो किसका काम है? आरबीआई का, एक्सेप्ट ₹1 एंड कॉइन्स। ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो इशू करती है। तो इनका काम होता है क्वालिटी को मेंटेन करना, सर्कुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, पैसे की रिप्लेसमेंट, जैसे होता है ना कि डैमेज नोट्स हो गए उनको रिमूव कैसे करना है, रिप्लेस करना है। और थर्ड आता है हमारे पास बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई एक तरह से बैंकर के रूप में भी एक्ट करता है, एजेंट और एडवाइज़र के रूप में भी। ठीक है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मैनेज करता है। फोर्थ है हमारे पास मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये मेंटेन करके रखता है फॉरेक्स रिजर्व को। अभी फॉरेक्स रिजर्व क्या होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये फॉरेन करेंसी और एसेट्स होते हैं जो कि आरबीआई अपने पास रखता है। तो आपने नोट डाउन करना है फॉरेन करेंसी प्लस जो एसेट्स होते हैं कौन अपने पास रखता है? आरबीआई। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जैसे फॉरेन करेंसी की बात करूँ, यूएस डॉलर हो गए, ठीक है, यूरो हो गए, पाउंड, बाकी गोल्ड होता है एसेट के रूप में। एक और चीज़ आती है एसडीआरस, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फॉरेक्स रिजर्व में आती हैं। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी कंट्रोल करना, ठीक है, बाकी बाय करना, सेल करना जो फॉरेन करेंसी है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को एक तरह से आरबीआई को मैनेजर कंसीडर किया जाता है। 5th नंबर पर आता है कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। जैसे हमारे पास ना दो तरह की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। जैसे पहला है क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा आता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो होते हैं उसमें क्वांटिटी के पर्पज़ से हर चीज़ को कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपको पता होगा रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट। तो ये सारे क्वांटिटेटिव टूल्स में आते हैं। दूसरा आता है क्वालिटेटिव टूल्स। ये क्रेडिट कंट्रोल मेजर होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे मैनेज करना, तो ये काम आरबीआई का है। तो 6th है हमारे पास बैंकर्स बैंक। तो जो सारे बैंक होते हैं उनको अपने रिजर्व रखने पड़ते हैं आरबीआई के साथ। ठीक है, ये फंड प्रोवाइड करती है सभी बैंक्स को जब उन्हें ज़रूरत होती है। ठीक है, इंश्योर कर देती है लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम में। ठीक है, 7th है हमारे पास लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, मतलब लोन देना बैंक्स को। ठीक है, जब क्राइसिस की प्रॉब्लम आ जाए, रोकना कि बैंक फेलुअर ना हो या फिर ऐसी कोई सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट ना हो, तो इसीलिए बोला जाता है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी। अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाता है विद इन द सेंट्रल बैंक्स अथॉरिटी, ताकि जो कॉस्ट है उसको गवर्न किया जा सके, अवेलेबिलिटी, यूज़ ऑफ मनी एंड क्रेडिट को। तो मेनली अगर आप लोगों ने इसका जो मीनिंग नोट डाउन करना है तो आप ये कर सकते हो कि ये अमाउंट ऑफ मनी को रेगुलेट करती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल डेफिनेशन। या फिर आप ये लिख सकते हो कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लेशन को टारगेट करती है।
तो एक हमारे पास और आया था वर्ड फिस्कल पॉलिसी। तो इसका मीनिंग होता है कि डिटरमिन करना कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे टैक्सेशन और स्पेंडिंग को मैनेज करती है। ठीक है, तो मॉनेटरी और फिस्कल दोनों में डिफरेंस है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि एस्टैब्लिश करी गई थी 2016 में अंडर द सेक्शन 45ZB ऑफ द मॉडिफाइड RBI एक्ट 1934। तो टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। प्राइमरी रोल क्या होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का? कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी। तो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, जो प्राइमरी रोल होता है तो प्राइस स्टेबिलिटी होता है। अभी जो MPC कमेटी है, ठीक है, उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 6 मेंबर्स थे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है RBI गवर्नर जो कि चेयरपर्सन होता है। तो एग्जाम में पूछा गया था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? तो RBI गवर्नर, ठीक है, एक्स ऑफिशियो। सेकंड है डेप्यूटी गवर्नर, इंचार्ज होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी का, मेंबर एक्स ऑफिशियो। एक ऑफिसर होता है RBI का जिसे नॉमिनेट करता है सेंट्रल बोर्ड। और 3 एक्सपर्ट्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स नॉमिनेटेड बाय जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती हैं। तो जो इनकी टर्म होती है वो 4 साल होती है। 3 यहाँ पे हो गई, 4th वन यहाँ पे, 5th और 6th। तो अभी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों ने नोट डाउन करना है कि ये क्वांटिटेटिव होते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है ना कि क्वांटिटेटिव जो मेजर्स हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो। तो ये परसेंटेज होती है डिपॉजिट्स की, ठीक है, जो कि हर बैंक RBI के पास रखवाता है। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ, आप ऐसे समझ सकते हो कि पैसे की कुछ अमाउंट है जो हमें RBI के पास रखनी पड़ती है, ठीक है, ताकि अगर हमें कोई इमरजेंसी आती है तो हम RBI से वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। अभी यहाँ पे लिखा है तो इसको देख के आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि क्या यहाँ पे जैसे मतलब ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, आपने समझनी है। जैसे CRR होता है ना, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, अगर उसकी हमने अमाउंट को बढ़ा दिया, मतलब जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले हम RBI के पास 5,000 रख रहे थे, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल है ये छोटी सी, पर अभी RBI ने हमें क्या कर दिया है कि भाई मेरे पास तुम लोग 10,000 जमा करवाओगे, ठीक है, तो मतलब RBI ने बढ़ा दी है। तो जो मनी सप्लाई होगी, मान लो अभी जैसे मेरा बैंक है, मेरे पास 50,000 थे, तो इसमें से 10,000 तो मैं RBI को दे रही हूँ। तो मेरे पास अगर मैं लोगों को लोन दूंगी, ठीक है, तो मेरे पास तो 40,000 ही बचे, ठीक है, पर लोगों की ज़रूरत कितनी थी? 50,000 तक की। तो मनी की जो सप्लाई होगी पैसे की, ठीक है, तो वो इकोनॉमी में कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो अभी मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल समझाती हूँ। अभी अगर आप CRR की जो वैल्यू है, ठीक है, उसको कम कर दोगे तो मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे लिखा ना कि यूज टू कंट्रोल लिक्विडिटी, डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फिर अगर लगता है ना RBI को भाई इकोनॉमी में थोड़ी और डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो वो CRR की जो वैल्यू है ना उसे कम कर देगी, ठीक है, कि आप ना मेरे पास बस जैसे कि 5,000 रखवा दो, ठीक है, बाकी जो 45,000 है वो आप लोगों को लोन दे दो, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल। तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। तो सेकंड है हमारे पास SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये परसेंटेज होती है डिपॉजिट्स की जो कि हम लिक्विड एसिड के रूप में, ठीक है, खुद रखते हैं। मान लीजिए मेरा कमर्शियल बैंक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद के लिए मेंटेन करके रखी हैं। उसमें कैश होगा, ठीक है, ज़्यादातर उसमें तुम लोगों को क्या होगा कि गोल्ड होता है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि SLR है तो उसकी अमाउंट हमने बढ़ा दी, तो लैंडिंग, ठीक है, लोगों को हमने पैसा देना था, ठीक है, तो उसकी अमाउंट तो कम हो गई, ठीक है, लोगों को हम ज़्यादा लोन नहीं दे पाएंगे, तो जो मनी सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अभी अगर मैंने यहाँ पर SLR की जो वैल्यू है उसको कम कर दिया तो मतलब मैं ज़्यादा लोगों को पैसा उधार पे दे सकती हूँ, ठीक है, लोन के रूप में, तो मनी सप्लाई है वो भी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। थर्ड आता है रेपो रेट। तो ये वो रेट होता है एक तरह से, जैसे होता है ना कि बैंक रेट हो गया, तो रेपो रेट होता है। तो RBI क्या करती है, लोन देती है शॉर्ट टर्म मनी बैंक्स को, ठीक है, कमर्शियल बैंक को, प्राइवेट हो या फिर पब्लिक बैंक हो, उनको पैसा देती है लोन के रूप में। तो अभी यहाँ पे क्या है, जो रेपो रेट की जो एक तरह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज है, अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो अभी यहाँ पर देखो जैसे कि जो रेपो रेट है, ठीक है, अगर उसको हम बढ़ा दें तो लोन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बैंक होंगे, मान लीजिए मुझे क्या है RBI लोन दे रही है, ठीक है, पर उन्होंने क्या किया कि जो रेट की परसेंटेज अगर नॉर्मल डेज पर देखें तो 5% थी, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैंने क्या है RBI से लोन लेना है तो इन्होंने क्या कर दी,
8% लगा दी तो लोन तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे मेरे लिए, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली है वो कम हो जाएगी। ठीक है, अगर इन्होंने जो रेपो रेट है उसको कम कर दिया है तो लोन चीपर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे जब मैं लोगों को लोन दूंगी तो वहाँ पर मनी सप्लाई है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मेन टूल माना जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास रिवर्स रेपो रेट। तो ये वो रेट होता है जिस पे जो आरबीआई है वो पैसा बोरो करती है सभी बैंक से। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो जो बैंक्स होंगे वो ज़्यादा पैसा अपना क्या है वो आरबीआई को देते हैं, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में कम हो जाएगी, मतलब लोगों के पास कम पहुंचेगी। तो अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा पैसा लोन के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा वो लोन आरबीआई को नहीं देते हैं, लोगों को देते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना बैंक लेंड्स मोर टू पीपल। ठीक है, तो क्या होता है जो मनी सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास बैंक रेट। तो ये लॉन्ग टर्म रेट होता है जहाँ पे जो आरबीआई है वो पैसा देती है बैंक्स को, मतलब लोन के रूप में। कोई रीपरचेज एग्रीमेंट नहीं होता यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है। वैसे बैंक रेट अगर ज़्यादा हो तो जो बोरोइंग है वो कॉस्टली पड़ेगी, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मेन था वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशन। जो आरबीआई है, ठीक है, वो बाय करती है, सेल करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, अगर वो सिक्योरिटीज़ खरीद लेती है, ठीक है, तो क्या है मनी सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर बेच देती है तो मनी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, आपने इतना याद रखना है, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब बाय और सेल करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। अभी नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है, यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात करी, वो हम पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव के बारे में। तो इसका मेनली फोकस होता है कि कंट्रोल करना डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट, क्वांटिटी नहीं, मतलब डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट की बात करें। पहला आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। जो आरबीआई है वो फिक्स करती है लोन अमाउंट को वर्सेस सिक्योरिटी वैल्यू को। ठीक है, फॉर्मूला देख लो। लेकिन आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मीनिंग के बारे में आएगा। ठीक है, वहाँ पर अगर मैं क्वांटिटी की बात करी तो ऐसे पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो मनी सप्लाई कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, तो ऐसे पूछ सकते हैं। अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे फॉर्मूला देख लो। मार्जिन का होता है सिक्योरिटी वैल्यू में से जब हम लोन अमाउंट को माइनस करते हैं, इतना नहीं करना है। दूसरा है मॉरल सुएजन। इसका मीनिंग होता है एडवाइस और रिक्वेस्ट करना, मतलब आरबीआई अपनी एडवाइस देती है, ठीक है, सभी जो बैंक होते हैं। अगर उन्हें लगता है ना कि कोई बैंक है मतलब वो सही से काम नहीं कर रहा, ठीक है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो सही नहीं जा रही, तो यहाँ पे क्या है, कोई लीगल फोर्स नहीं होती, कंपलसरी नहीं होता है, पर एक तरह से आप गाइडेंस दे रहे हो, ठीक है, कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। थर्ड है डायरेक्ट एक्शन। तो ये स्ट्रिक्ट एक्शन है। देखो यहाँ पे एडवाइस कर रहे थे मॉरल सुएजन में, यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट बैंक्स। ठीक है, जैसे पेनल्टी लगा दी, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो सही से काम नहीं कर रहे थे, लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो फोर्थ है हमारे पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। जो आरबीआई है वो कंट्रोल करता है क्रेडिट को फॉर स्पेसिफिक कमोडिटीज़। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरह की होती है, एक्सपेंशनरी। तो इसके नाम से ही क्लियर होता है कि जो मनी सप्लाई है ना, जो पैसा है, पैसे की सप्लाई है, ठीक है, सिंपल शब्दों में समझो कि जो पैसे की सप्लाई है, जो हम सभी लोग यूज़ करते हैं पैसा, ठीक है, तो उसको बढ़ा देना, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और ये कब यूज़ की जाती है, जब रिसेशन, स्लो ग्रोथ चल रही है। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब जो पैसा है इकोनॉमी में उसे कम कर दो, और ये कब किया जाता है, जब इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आती है हमारे पास हेलीकॉप्टर मनी। तो इसको हेलीकॉप्टर ड्रॉप भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारी जो पैसा है, ठीक है, उसको प्रिंट कर देना और डायरेक्टली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और ये कंसेप्ट दिया गया था मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। ठीक है, आरबीआई और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।